हमारा पहला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन THR पूरक पोषण आहार वितरण किया जाता है। तो यह किया जाता है सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में एक दिन किया जाता है। अब है दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र में पकाकर ताज़ा पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। तो यह किया जाता है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं या तो 2 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वे सभी आंगनबाड़ी केंद्र में जाते हैं और उन्हें सरकार के माध्यम से पूरक पोषण आहार वितरण किया जाता है, जो कि आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है, चाहे वह सूखा राशन के रूप में बच्चों के घर घर तक पहुंचाएं या तो फिर उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में ही ताज़ा पूरक पोषण आहार बनाकर प्रदान करें। आंगनबाड़ी केंद्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी वर्ष में कितने दिवस अवकाश घोषित करेगा? तो इसका सही आंसर है 7 दिवस। खाली 7 दिवस के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में बाल विकास परियोजना जो अधिकारी है वह वर्ष में सिर्फ 7 दिन अवकाश घोषित करते हैं। ग्रामीण परियोजना में आंगनबाड़ी भवन के लिए प्रति माह किराया प्रावधानित है। तो यह प्रावधानित है 1000 जो है वह मकान किराया प्रावधानित है। फिर है अगला, शहरी परियोजना अथवा नगरीय क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी भवन का किराया प्रति माह प्रावधानित है। तो यह 4000 प्रावधानित है शहरी या नगरीय एरिया में। विकास खंड स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय को जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कि विकास खंड या ब्लॉक स्तर पर जो महिला बाल विकास विभाग जो होता है उसे जो ब्लॉक में स्थित होता है या विकास खंड में स्थित होता है उसे एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय के नाम से जाना जाता है। अब है अगला, ग्रामीण शहरी परियोजना में एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के नवीन मापदंड हैं। तो नवीन जो मापदंड है वो इस आधार पे हैं कि 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थित किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के नवीन मापदंड भारत सरकार द्वारा किसके निर्देश पर जारी किए गए हैं? तो जो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का जो नवीन मापदंड है वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस आंगनबाड़ी केंद्र के मापदंड को निर्देश किया गया है या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नवीन मापदंड को निर्देशित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में स्थगित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है किसे? तो यह भारत सरकार को यह हक होता है कि वह आंगनबाड़ी केंद्र स्थगित करे या स्वीकृति प्रदान करे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं मिलती? ए, प्रसूति अवकाश, बी, आकस्मिक अवकाश, वेतन, ग्रीष्मकालीन। तो इसके अंतर्गत उन्हें वेतन नहीं दिया जाता। अब है अगला, ICDS की सेवाएं प्रदान की जाती है। तो यह प्रदान की जाती है आंगनबाड़ी केंद्र में ICDS की जो सेवाएं हैं वह प्रदान की जाती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य करती है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है, पूरक पोषण आहार वितरण करती है, बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट भरती है। तो उपर्युक्त सभी जो कार्य है वह क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। अब है अगला, कुल जनसंख्या में ICDS के हितग्राही का आदर्श अनुपात दिया गया है, कौन सा सही है? तो इसका जो आदर्श जो अनुपात है वह सभी सही हैं, उपरोक्त सभी, मतलब 0 से 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के आयु तक के बच्चे 3% और 6%, 8%, गर्भवती शिशु माताएं और उनको 4%। यह उपयुक्त जो दिया हुआ है वह सही है।
आईसीडीएस के हितग्राही होते हैं। तो आईसीडीएस के हितग्राही कौन कौन होते हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती शिशुवत माताएं और किशोर बालिकाएं। उपरोक्त सभी क्या होते हैं? आईसीडीएस के हितग्राही होते हैं। भारत में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई। तो भारत में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई कब गई? तो यह 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई। 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को आईसीडीएस की कौन कौन सी सेवाएं नहीं दी जाती? ए. पूरक पोषण आहार, बी. टीकाकरण, डी. स्वास्थ्य जांच। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो है वह नहीं दिया जाता। बाकी पोषण आहार, टीकाकरण और जो स्वास्थ्य का जांच है वह सभी 11 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाओं को दिया जाता है। फिर है अगला, 15 से 45 वर्ष तक की अन्य महिलाओं को आईसीडीएस की कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? तो इसके अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा जो है वह सभी 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उन्हें आईसीडीएस के द्वारा यह सेवा प्रदान की जाती है आंगनबाड़ी के माध्यम से। 3 वर्ष आयु तक के बच्चे को आईसीडीएस की कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो इसके अंतर्गत उन्हें पूरक पोषण आहार दिया जाता है, टीकाकरण और संदर्भ सेवा और स्वास्थ्य की जांच। तो ये उपर्युक्त सभी जो है वह 3 वर्ष तक के बच्चे को आईसीडीएस की मदद से सेवाएं दी जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों की संख्या क्या है? तो लगभग 15.9 करोड़ जो है वह 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की जनसंख्या रही है 2011 के अनुसार। फिर है अगला, बच्चों की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। अब है हमारा अगला प्रश्न, एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 18 हितग्राहियों को सेवाएं दी जाती है, जिसके अंतर्गत पहला टीकाकरण, दूसरा स्वास्थ्य जांच, तीसरा पूरक पोषण आहार, डी. संदर्भ सेवा, ई. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, एफ. शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। ये सभी सेवाएं जो है वह दिया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना को सहायता प्रदान की जा रही है। तो यह प्रदान की जा रही है भारत सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा और यूनिसेफ के द्वारा। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। अब अगला, छत्तीसगढ़ के किस विकास खंड में यह परियोजना शुरू की गई है? जो समेकित बाल विकास परियोजना है वह छत्तीसगढ़ के तोकापाल में प्रारंभ की गई है। अब है हमारा अगला प्रश्न, एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया था। तो एकीकृत बाल सेवा जो परियोजना है वह 2 अक्टूबर 1975 में प्रारंभ किया गया था, जो कि 2 अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी के जन्म का दिन है। तो इसलिए 2 अक्टूबर को यह परियोजना प्रारंभ किया गया था। अगला, छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत संवेदनशील वैधानिक एवं संस्थागत तंत्र की स्थापना करना, दूसरा आर्थिक विकास में महिलाओं की समान भागीदारी, तीसरा सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना। उपरोक्त सभी जो है वह महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के उद्देश्य हैं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति लागू कब हुई? तो 2001 में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की जो नीति है वह लागू की गई थी। अब है अगला, छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति 2001 लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत जो उद्देश्य है वो पहला यह है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा समस्त संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच के लिए अवसर प्रदान करना, तीसरा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। ये उपरोक्त सभी जो हैं वह सभी उद्देश्य हैं छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण नीति 2001 के उद्देश्य से संबंधित है सभी। अब है अगला, सामुदायिक सहभागिता की संभावना है, पूरक पोषण आहार देना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन और जागृति शिविर का आयोजन। ये उपर्युक्त सभी क्या है? सामुदायिक सहभागिता की संभावना है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा योजना कार्यक्रम सामुदायिक सहभागिता से संचालित है?
तो यह दत्तक पुत्री शिक्षा योजना है, अन्नप्राशन कार्यक्रम है, गोद भराई कार्यक्रम है, बाल भोज कार्यक्रम है। ये सभी जो कार्यक्रम हैं वे सभी सामुदायिक सहभागिता से संचालित होते हैं। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, सामुदायिक सहभागिता का उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य है योजना एवं कार्यक्रम के प्रति जन समुदाय में जागरूकता लाना, दूसरा जन समुदाय से सहयोग प्राप्त करना, तीसरा जन समुदाय में सामुदायिक दायित्वों के प्रति चेतना उत्पन्न करना। उपरोक्त सभी क्या है, सामुदायिक सहभागिता के उद्देश्य हैं।